लोगों के स्वास्थ्य की चिंता को करते हुए 15,000 करोड़ की घोषणा की थी, जिसमें से 4,113 करोड़ रुपया राज्यों को रिलीज कर दिया गया है, दे दिया गया है। आवश्यक वस्तुओं पर 3,750 करोड़ रुपया दिया गया, खर्च किया गया। टेस्टिंग लैब और किट्स के लिए 550 करोड़ रुपया, और जो हमारे कोविड-19 के वॉरियर्स हैं, जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, उनको 50 लाख रुपए का बीमे की व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी ने की। और यही नहीं, डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ाते हुए आईटी का उपयोग करते हुए ई संजीवनी टेली कंसल्टेशन सर्विसेज का हमने इसकी शुरुआत की और कैपेसिटी बिल्डिंग की, चाहे वो वर्चुअल लर्निंग मॉड्यूल्स की बात हो और आरोग्य सेतु ऐप, तो करोड़ों लोगों ने देश भर में इसको डाउनलोड किया और यूपीआई भीम की तरह एक ये भी बहुत सफल प्रयोग देश में रहा है, जिससे लोगों को लाभ मिल रहा है। और हम ट्रेस कर पा रहे हैं कि कोई व्यक्ति अगर कोरोना से संक्रमित है तो उसका भी आप कर सकते हैं, लोग सेल्फ असेसमेंट भी इसके माध्यम से कर सकते हैं। हमारे हेल्थ वर्कर्स के ऊपर हमला होता था, कोई लड़ाई झगड़े होते तो उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए डॉक्टर हो, नर्स हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, इसके लिए भी हमने एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट में उसमें बदलाव किया। और इसके अलावा जो हम कहते हैं कि संकट में अवसर देखने की बात, तो एक बड़ा उदाहरण यहां पर नजर आता है कि जहां भारत में एक भी पीपीई किट बनाने की कंपनी नहीं थी, आज 300 से ज्यादा यूनिट हैं, 3 लाख से ज्यादा पीपीई किट्स एक दिन में बनाई जाती हैं और N95 मास्क भी लाखों के संख्या में आज भारत में प्रतिदिन बनाए जाते हैं। ये एक बड़ा बदलाव है। और HCQ टेबलेट्स भी लगभग 11 करोड़ का उसका उत्पादन किया गया। ये अपने आप में उस दिशा में कदम है। इसके अलावा जो हमने कंप्लायंस बर्डन में कमी शुरुआत में की थी, वो भी शुरुआत में एक कदम था, क्योंकि 31 मार्च नजदीक आ रही थी, बहुत सारा दबाव कंपनियों पर रहता है। तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के जो प्रोविजन थे उसका युक्तिकरण किया गया और कंप्लायंस बर्डन को कम करने के लिए इस कोविड-19 के समय बहुत सारे प्रावधान कंपनीज एक्ट 2013 में उसके अंतर्गत ये प्रावधान किया गया कि जो बोर्ड मीटिंग्स हैं, ईजीएम्स हैं, एजीएम्स हैं, उनको आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से कर सकते हैं। आपको व्यक्तिगत रूप से वहां पर उपस्थित नहीं रहना पड़ेगा। और एक बड़ा बात यह कि राइट्स इशू जो है, अब उसकी लिस्टिंग भी डिजिटल इंडिया की लीवरेज करते हुए हम इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कदम है। पीएम केयर्स का जो फंड क्रिएट किया है, उसको भी सीएसआर में उसको हमने रिकॉग्नाइज किया है। जिस तरह से सरफेसी एक्ट और डीआरटी में पहले रिकवरी के प्रयास किए जाते थे, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में 2016 के आने के बाद इसमें दुगने से ज्यादा रिकवरी हुई है। 221 केसों में 44% रिकवरी इसमें हुई है। एडमिटेड क्लेम्स जो है वो लगभग 4,13,000 करोड़ के हैं और जो वसूली योग्य रकम है वो लगभग 1,84,000 करोड़ है। और जो 13,556 केसेस हैं उसमें लगभग 5 लाख करोड़ रुपया एडमिशन से पहले ही जो ऐसी उसकी अमाउंट थी उससे पहले विड्रॉ इतने केसेस को कर लिया गया। ये भी एक बहुत बड़ी बात उस दिशा में है। शिक्षा के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे हो, अब एक मीडिया में भी चर्चा थी, सोशल मीडिया में भी, कि गरीब के बच्चे तक कोविड-19 के समय शिक्षा की व्यवस्था कैसे पहुंचाई जाए। ये चुनौतीपूर्ण समय है, लेकिन हमारे एचआरडी मंत्रालय ने इसको बड़ी जिम्मेदारी और गंभीरता के साथ लिया और प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर अगर कुल मिलाकर देखा जाए, जैसे स्वयं प्रभा डीटीएच चैनल पहले चलते थे, आज भी चलते हैं, वो मदद और सहयोग करने के लिए उसके माध्यम से इन लोगों तक पहुंचा जाएगा जहां पर इंटरनेट की सुविधा नहीं है। और इसके लिए 3 चैनल्स को चिन्हित कर लिया गया है शिक्षा प्रदान कराने के लिए और 12 और नए चैनल्स को इसमें जोड़ दिया जाएगा। यही नहीं, लाइव इंटरैक्टिव सेशंस इसका टेलीकास्ट भी हो सके, इसका प्रावधान भी एक्सपर्ट्स के माध्यम से किया गया ताकि स्काइप के माध्यम से आप इसका कर सकें। प्राइवेट डीटीएच ऑपरेटर्स तक भी हम पहुंचे हैं ताकि टाटा स्काई, एयरटेल और ऐसे जो बाकी प्लेटफॉर्म्स हैं उसके माध्यम से भी हम अपनी पहुंच बढ़ाकर
देश के करोड़ों लोगों तक पहुंच सके और शिक्षा को उन तक पहुंचा सकें। हमने राज्यों से भी अनुरोध किया है कि आप 4 घंटे का हमें ऐसा कंटेंट एजुकेशन का दें ताकि हम स्वयं प्रभा चैनल पर उनको दिखा सकें। और दीक्षा प्लेटफॉर्म के 66 करोड़ हिट्स अब तक हुए हैं 24 मार्च तक, और 200 नई टेक्स्ट बुक इसमें जोड़ी गई है ई पाठशाला के माध्यम से। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जहां प्रवासी मजदूरों को अनाज देने के लिए चिंता की, वापस जाने के लिए ट्रेन का 85% तक खर्चा केंद्र सरकार ने उठाया, रास्ते में अनाज राशन भी दिया, खाने की व्यवस्था भी की। अब जब वो वापस अपने घर जाएंगे तो काम की कमी ना हो, इसके लिए 300 करोड़ % ज़्यादा इसमें जनरेट होंगे और इसके लिए 40,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान भारत सरकार ने किया है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जो हमारे यहाँ से प्रवासी मजदूर वापस गए उनको काम की कोई कमी ना आए और आय के साधन भी हो सके। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम जो नए रिफॉर्म्स या इनिशिएटिव्स लेने वाले हैं उसमें ये भी प्रयास है कि ग्रामीण स्तर पर, जमीनी स्तर पर हम ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराएं, ऐसा आधारभूत ढांचा स्वास्थ्य के क्षेत्र में बनाएं जो आपको स्वास्थ्य की सुविधा तो दे, लेकिन महामारी वाली परिस्थिति में भी वो लड़ने की क्षमता रखता हो। उसमें उस तरह की सुविधाएं आने वाले समय में बने। इसके लिए सरकारी व्यय को स्वास्थ्य के क्षेत्र में बढ़ाया जाएगा और स्वास्थ्य संस्थानों के लिए जो जमीनी स्तर पर है उसमें और हेल्थ और वेलनेस सेंटर को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में और सेमी अर्बन जो अर्ध शहरी क्षेत्र है उसमें भी बढ़ावा दिया जाएगा। सभी जिला स्तर के अस्पताल जो हैं उसमें भी इन्फेक्शियस डिसीजेज के लिए, ताकि भविष्य की महामारी से लड़ने की क्षमता उनकी बने, उसके लिए कदम उठाए जाएंगे। जो लैब नेटवर्क है उसको भी और मजबूत किया जाएगा और एकीकृत पब्लिक हेल्थ लैब्स सभी जिलों में और ब्लॉक लेवल्स पर यानी कि खंड स्तर पर इनको बनाया जाएगा ताकि आने वाले समय में महामारी से लड़ सकें। और शोध को वृद्धि देने के लिए, रिसर्च को वृद्धि देने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म फॉर वन हेल्थ ये ICMR के माध्यम से होगा और नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन इसका पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करेगी। टेक्नोलॉजी ड्रिवन शिक्षा कैसे हो, इसके लिए भी कोविड-19 के समय कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। PM ई-विद्या प्रोग्राम जो मल्टी मोड एक्सेस जिसका होगा डिजिटल और ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, इसको भी जल्द इसकी शुरुआत की जाएगी, जिसमें दीक्षा ये हमारे स्कूल एजुकेशन के लिए राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में कंटेंट और QR कोडेड ये जो टेक्स्ट बुक्स है सभी ग्रेड्स के लिए उपलब्ध कराएगा। वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म इसका नाम है। और यही नहीं, एक चिन्हित चैनल भी होगा प्रति क्लास के लिए, यानी कि प्रति क्लास के लिए चिन्हित चैनल होगा। सो वन क्लास वन चैनल, ये भी हम 1ली से 12वीं कक्षा के लिए करेंगे। सो ये 2 नए प्रोग्राम, वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म ये ई-एजुकेशन के लिए, ई-कंटेंट के लिए, और टीवी चैनल्स वन क्लास वन चैनल ये लॉन्च किए जाएंगे। रेडियो का, कम्युनिटी रेडियो का और पॉडकास्ट का भी सदुपयोग किया जाएगा। और यही नहीं, जो हमारे दिव्यांग हैं, नेत्रहीन है या सुनने की क्षमता नहीं है, उनके लिए भी विशेष ई-कंटेंट तैयार किया जाएगा ताकि उनको भी इस समय कोई कमी ना आए। जो 100 विश्वविद्यालय टॉप 100 यूनिवर्सिटीज हैं उनको भी अनुमति दी गई है ताकि वो ऑनलाइन ऑटोमेटिकली अपने कोर्सेज की शुरुआत कर सकें। आज के समय आपने देखा होगा अधिकतर बच्चों का समय टीवी के सामने या अपने स्मार्टफोन्स के सामने निकल रहा है, चाहे वो पढ़ने के लिए है या बाकी सबके लिए। गतिविधियां कम हुई है, घर से बाहर जाना कम हुआ है। तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट के लिए
स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, परिवारों के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए मनोदर्पण प्रोग्राम को भी चलाया जाएगा और उनकी वेलबींग का ध्यान रखा जाएगा। इसको जल्द शुरुआत करने जा रहे हैं। जैसे हमने एमएसएमई यानी कि मध्यम सूक्ष्म लघु उद्योग की परिभाषा को बदलकर उनको जो जंजीरों में जकड़े हुए थे उससे मुक्ति दिलाई ताकि उनका विस्तार और विकास हो सके, उनकी क्षमता बढ़ सके। अब उनके ऊपर दिवालियापन की कार्रवाई ना हो, उसको स्थगित करने के लिए भी न्यूनतम सीमा जो है वो 1 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दी गई है। इसका विशेष लाभ एमएसएमई सेक्टर को मिलेगा जो मध्यम सूक्ष्म लघु कुटीर उद्योग है। और यही नहीं, विशेष दिवालियापन रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क को जल्द आईबीसी कोड के अनुभाग 240A में के अंतर्गत सूचित कर दिया जाएगा। और कोविड-19 की सिचुएशन को देखते हुए जैसे जैसे परिस्थितियां आगे बढ़ेंगी, कितने समय के लिए इसको निलंबित करना है, 1 वर्ष की समय सीमा इसमें दी गई है ताकि कोई नई कार्रवाई दिवालियापन की यानी कि इंसॉल्वेंसी की कोई नई कार्रवाई इस पर शुरू ना हो सके, तो उसमें भी 1 वर्ष का समय दिया गया है। और नई इंसॉल्वेंसी की कार्रवाई शुरू ना हो, इसके लिए भी कोविड-19 से जुड़े हुए जो बाकी बात है, चाहे उससे कर्ज है बाकी हैं, उसको लेकर भी केंद्र सरकार को उसके लिए एम्पावर किया गया है। उसकी परिभाषा को लेते हुए जो छोटे तकनीकी और प्रक्रियात्मक चूक होती है उसको अब अपराधीकरण की सूची में से निकाल दिया जाएगा। यानी कि छोटे मोटे तकनीकी या प्रक्रिया में आपसे कोई चूक रह जाती है तो पहले उसमें क्रिमिनलाइज उसको उसके रूप में देखा जाता है, अब उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। जैसे आपने CSR की रिपोर्टिंग में कहीं कमी रह गई या आपकी बोर्ड रिपोर्ट में छोटी मोटी कमी रह गई, फाइलिंग के समय डिफॉल्ट हो गया, AGM की होल्डिंग में थोड़ा डिले हो गया, तो अब इन सबको से बाहर कर दिया गया है ताकि इसको उसमें अपराधीकरण की सूची में ना रखा जाए। एक और बड़ा बदलाव जो है, जो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस थे उस सेक्शंस में भी बड़ा बदलाव लाया गया है। उसमें मेजॉरिटी में से पहले केवल 18 सेक्शंस को इंटरनल एडजुडिकेशन मैकेनिज्म के रूप में देखा जाता था, उसके अंतर्गत लिया जाता था। अब उसको बढ़ाकर 58 कर दिया है, यानी कि 40 और इसमें जोड़ दिए गए। अब इन सबको कंपाउंडेबल ऑफेंसेस के रूप में नहीं देखा जाएगा, इसको इंटरनल एडजुडिकेशन मैकेनिज्म में लिया जाएगा। और जो रीजनल डायरेक्टर है उसकी पावर्स को भी बढ़ा दिया गया है, तो इसमें कंपनीज की हरासमेंट भी कम होगी और काम करने का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी बल मिलेगा। और जो हमारे न्यायालयों पर और NCLT पर दबाव रहता था केसेस का, अब कम केसेस उनमें जाएंगे और उसको भी लाभ मिलेगा। जो 7 कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं उनको पूरी तरह से ड्रॉप कर दिया गया है और 5 को अल्टरनेटिव फ्रेमवर्क के रूप में लिया जाएगा। भारत और दुनिया में पिछले कुछ दशकों में बड़े बदलाव आए हैं, इसलिए पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को लेकर भी एक नई नीति की आवश्यकता है, जिससे हम ये तय कर पाएं कि एक लिस्ट हो जहां पर स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स हमारे जो हैं उनको तय किया जाए, ताकि जो हमारे सरकारी उपक्रम हैं उनके बारे में क्या क्या निर्णय किए जा सकते हैं। ये जो लिस्ट स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स की बनेगी, इसको पब्लिक इंटरेस्ट को यानी कि जनहित को, राष्ट्रहित को और राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा। और इससे बाहर जो कंपनियां रह जाएंगी उनको प्राइवेटाइज करने के अवसर दिए जाएंगे, जहां पर प्राइवेट प्लेयर्स आकर आ सकते हैं। चाहे इनके मर्जर्स की बात हो, विलयीकरण की बात हो, वो भी किया जा सकता है, इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भी। और PSCs को प्राइवेटाइज करने के लिए समय पर, जब उचित समय होगा, बाजार को देखकर कि कब इसका निजीकरण करना चाहिए, मार्केट के हालात और प्रशासनिक साध्यता को देखकर जनहित में वो भी लिया जाएगा। और ये जो लिस्ट है PSCs की, इसको तैयार किया जाएगा, लेकिन स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स में कम से कम एक ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज सार्वजनिक उपक्रम बना रहे, इसके लिए हम लगातार नीति में रहेगा।
और बाकी प्राइवेट सेक्टर भी उसमें आकर काम कर सकते हैं, इसकी अनुमति उनको होगी। तो कुल मिलाकर जब विलय कर, जैसे हमने बैंकों को 4 को 1 कर दिया, तो उनका जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है वो भी कम होता है। 4 दफ्तरों की बजाय 1 दफ्तर में चलेंगे, 4 सीईओ की बजाय 1 चाहिए होगा। उसी तरह से उनके खर्चे कम करके उनको मुनाफा भी आता है और लोगों को भी सुविधाएं ज़्यादा मिलती हैं। तो इनको चाहे प्राइवेटाइज करने की बात हो, मर्जर करने की बात हो, या किसी होल्डिंग कंपनी के अंतर्गत लाने की बात हो, ये सारी रिफॉर्म्स उस दिशा में की जाएंगी ताकि हमारे सार्वजनिक उपक्रम अच्छा कर सकें। स्ट्रेटेजिक सेक्टर में कम से कम 1 सार्वजनिक उपक्रम रहेगा, प्राइवेट प्लेयर्स आ सकते हैं, लेकिन जो बाकी हैं उसके बाहर उनका निजीकरण करने की अनुमति होगी। हाल ही में राज्य और केंद्र की आय में भी भारी कमी आई है, और जब इस महामारी के समय में दोनों को ही बहुत आवश्यकता है, तो इस समय में केंद्र ने लगातार खुले दिल के साथ राज्यों की मदद करने का काम किया है, जो हमारी जिम्मेदारी है। और यही नहीं, जो डेवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस है, अप्रैल के महीने में 46,038 करोड़ रुपया ये राज्यों को दिया गया। और ये जैसा हमने बजट एस्टिमेट्स में पूरा प्रावधान किया था, लेकिन अभी किसी को पता नहीं अगले कुछ महीने कैसे जाएंगे, हमने उसी को ध्यान में रखते हुए 46,038 करोड़ रुपया ये डेवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस के रूप में राज्यों को दिया है। हालांकि हमारे अपनी उसमें डिक्लाइन हुई है, उसमें चलते हुए भी जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है ये भी 12,390 करोड़ रुपया अप्रैल के महीने में और मई के महीने में दिया गया। हमारी अपनी आर्थिक संकट थे उसके बावजूद दिए गए हैं। और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड ये भी अप्रैल के पहले हफ्ते में 11,092 करोड़ रुपया राज्यों को दिया गया। 4,113 करोड़ रुपया हेल्थ मिनिस्ट्री के माध्यम से डायरेक्ट एंटी कोविड एक्टिविटीज के लिए दिया गया। और जो माननीय वित्त मंत्री जी ने और हमारे बाकी अधिकारियों ने आरबीआई से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आरबीआई गवर्नर से अनुरोध किया था कि राज्यों की वेज एंड मीन्स एडवांसेस को उसकी लिमिट को बढ़ाया जाए। हमारी जो मांग थी और जो राज्यों की भी मांग थी, ये तो राज्यों की मांग के अनुरूप या उससे ज़्यादा भी हमने वेज एंड मीन्स एडवांसेस की लिमिट को 60% बढ़ाया है। और जो नंबर ऑफ डेज कि कितने दिन तक लगातार राज्य ओवरड्राफ्ट रख सकते हैं, उस सीमा को भी 14 दिन की बजाय 21 दिन किया गया। और एक तिमाही में कुल कितने दिन आप ओवरड्राफ्ट रख सकते हैं, उसको भी 32 दिन से बढ़ाकर 50 दिन किया गया है। एक तिमाही में 50 दिन तक ओवरड्राफ्ट अब राज्य रख सकते हैं। उस दिशा में भी ये केंद्र ने जो अनुरोध आरबीआई से किया था वो सब उन्होंने किया है, इसलिए हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। अब जो नेट बोरिंग की बात आती है, उसमें राज्यों ने मांग की थी कि जो उनका सकल राज्य घरेलू उत्पाद है उसके 3% की बजाय, यानी कि उनकी जीएसडीपी के 3% की बजाय उससे बढ़ाकर उनको अवसर दिए जाए। तो इसमें भी माननीय वित्त मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ने जो राज्यों की बोरिंग की सीलिंग है उसको बढ़ाया है और इसको 3% से बढ़ाकर विशेष बढ़ोतरी की है। 3% से बढ़ाकर 5% किया है, जो लगभग 70% की वृद्धि है। लेकिन जो अभी भी हमने इससे पहले इनको अनुमति दी थी कि जो आपका 3% भी है, आप उसका ज़्यादा पैसा पहले रेज कर सकते हो, पहले तिमाही में, इन 2 महीनों में। उसमें भी जो 75% उनको ऑथराइज किया था मार्च महीने में, और राज्यों के ऊपर हमने छोड़ दिया था कि आप जितना लेना चाहें 75% तक आप ले सकते हैं, उसमें भी केवल 14% तक ही उन्होंने अपनी जो ऑथराइज लिमिट थे उसका बोरो किया है।
86% अभी तक भी उन्होंने उसका इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद हम इसको 3% से बढ़ाकर 5% कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ी कदम उस दिशा में लिया है जो केंद्र ने राज्यों की मदद करने के लिए लिया, और जो उनकी मांग थी उसको पूरा भी किया है। इससे राज्यों को 4,28,000 करोड़ रुपया अतिरिक्त संसाधन मिलेंगे, जिससे राज्यों को बहुत बल मिलेगा। पिछले कुछ दिनों में आत्मनिर्भर भारत के 20 लाख करोड़ के पैकेज के साथ आपने बहुत सारी रिफॉर्म्स भी केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई। ये ऐतिहासिक भी थी, और मैं तो कहूँगा अगर भारत के संदर्भ में 2020 को 2020 को देखा जाएगा तो ये ईयर ऑफ रिफॉर्म्स के रूप में देखा जाएगा। अब इसमें राज्य की सरकारें भी अगर रिफॉर्म्स लाती हैं तो इसमें संघीय ढांचे में और बल मिलेगा, और नीचे तक जो हम आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात करते हैं उसी दिशा में एक बड़ा कदम है। तो 3% से जो 5% तक जो अपने जीएसडीपी के मुकाबले उनको पैसा रेज करने के लिए अनुमति दी गई है, उसमें कुछ रिफॉर्म्स के साथ हमने उसको जोड़ा है। 4 क्षेत्रों के लिए जोड़ा है, जिसमें 1 नेशन 1 राशन कार्ड हो, जिससे सबसे बड़ा लाभ प्रवासी मजदूरों को मिलेगा, गरीब लोगों को मिलेगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जहां बाकी रिफॉर्म्स हमने एमएसएमई सेक्टर की परिभाषा या इसेंशियल कमोडिटी एक्ट एपीएमसी एक्ट में बदलाव करने से की हो, पावर रिफॉर्म्स पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के लिए, उसी तरह से अर्बन लोकल बॉडीज में आय के साधन कैसे बढ़े, ताकि आने वाले समय में ये जो कर्जा राज्य की सरकारें ले रही हैं इनके ऊपर बोझ ना बने और इनके अपने आय के साधन भी बढ़े, रिफॉर्म्स भी ला सकें, उस दिशा में बड़ा कदम है। जैसा केंद्र सरकार ने रिफॉर्म्स लेकर आए, मेरा मानना है इन रिफॉर्म से भारत में रोजगार, स्वरोजगार, कारोबार और आविष्कार के बहुत सारे अवसर बनेंगे, नए अवसर उत्पन्न होंगे। इसी तरह से राज्यों के लिए भी इस तरह के रिफॉर्म्स को साथ में जोड़कर देखा गया, जिससे राज्यों में भी रिफॉर्म्स आए। तो इसमें जो पहला 0.5% है, यानी कि आधा प्रतिशत है, वो अनकंडीशनल है, उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। जो बाकी 1% है उसको 4 किश्तों में, जो 4 हमने परिवर्तन करने के लिए रिफॉर्म्स करने की बात कही, उनमें 4 में से अगर 3 भी आप कर लेते हैं तो आपको 1% उसका रिलीज कर दिया जाएगा 0.25 की ट्रांजिशन